इंद्रधनुष। पहले हम मिशन इंद्रधनुष की अगर चर्चा करें, जैसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य उन सभी बच्चों को कवर करना है जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत टीके से बचाव योग्य बीमारियों के खिलाफ या तो टीकाकरण से पूर्ण रूप से वंचित रह गए हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। जबकि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। वो 12 बीमारियां हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्टुसिस जिसे बोला जाता है, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, खसरा, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस, डायरिया। इंटेंस मिशन इंद्रधनुष 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य टीकाकरण में तेजी लाना है। यह 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को कवर करने और टीकाकरण से वंचित महिलाओं को शामिल करता है। अगला आर्टिकल है हमारा NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क टॉप 3 के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें IIT मद्रास पहले नंबर पर है, IISc बेंगलोर दूसरे पर है, IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पर है। शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग सिस्टम को लॉन्च किया था। 2018 से सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नामसाई घोषणा, असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद पर आधारित यह नामसाई घोषणा है। हमें इतना ही याद रखना काफ़ी रहेगा। प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत। प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत शिवालिक श्रेणी का एक फॉलोअन संस्करण है। स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से युक्त है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो हमारे युद्धपोत होते हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारतीय नौसेना के DND ने इसे डिज़ाइन किया है। अगला आर्टिकल है एशियाई ब्लैक बियर, एशियाई भालू, एशियाई काला भालू। इन्हें हिमालयी भालू, तिब्बती भालू या मून बियर भी कहा जाता है। यह दक्षिण ईरान से लेकर भारत में हिमालय तक तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और जापान सहित पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में निवास करते हैं। सीधी ढाल वाले ऊंचे पहाड़ों, पर्णपाती वनों, मिश्रित वनों, कंटीली झाड़ियों वाले वनों तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। इनकी IUCN स्थिति यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्हें जो है IUCN के वल्नरेबल सेक्शन के अंतर्गत रखते हुए सुरक्षा प्रदान की गई है। साइट्स के अपेंडिक्स 1, साइट्स के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना, जिसे साइट्स के नाम से जाना जाता है, ये अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करता है। WPA 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो भारत का एक एक्ट है, इसे शेड्यूल 1 के अंतर्गत रखते हुए सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में भालू की 4 प्रजातियां हैं, एशियाई ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, सन बियर और हिमालयन ब्राउन बियर। अब हम सुर्खियों में रहने वाले व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं। हमारे पहले व्यक्तित्व के अंतर्गत हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1896 में स्थिर यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की और 1901 में भारत की पहली दवा कंपनी जैसे बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना इन्होंने ही की। सल्फर डबल सॉल्ट, होमोमॉर्फिज्म और फ्लोरिनेशन युक्त कार्बनिक यौगिकों पर इन्होंने शोध कार्य किया। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री का प्रकाशन इन्हीं के द्वारा किया गया। जाति व्यवस्था के विरोधी और खाद्य सामग्री के प्रबल समर्थक थे। 1920 में प्रफुल्ल चंद्र राय ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इनके व्यक्तिगत मूल्य की चर्चा करते हैं तो प्रफुल्ल चंद्र राय समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय रसायनज्ञ, परोपकारी और शिक्षाविद थे। स्प्रिंट चैलेंजेज ये एक सहयोग आधारित परियोजना है। इसमें शामिल है SPRI यानी सपोर्टिंग पोल वाल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IDEX रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, जिसे IDEX के नाम से जाना जाता है। N फॉर नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO।
टी का मतलब है प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ, TDAC, जो इन तीनों को मिलाकर बनता है स्प्रिंट। हमने आपको बता दिया कि एक सहयोग आधारित परियोजना है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे आयात के बोझ को कम किया जा सके और आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके। विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च पिछले 3 वर्षों में 46% से घटकर 36% लगभग हो गया है। स्वचालित मार्ग से 74% तक FDI की अनुमति डिफेंस सेक्टर में दी गई है। इस योजना से स्थिर विदेशी मुद्रा बनाए रखना, चालू खाता घाटा कम करने में इससे मदद मिलेगी। आईडेक्स क्या है? यह रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना में स्टार्टअप्स और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME को शामिल करता है। DAP डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता दिया जाएगा DAP प्रोग्राम के अंतर्गत। अगला आर्टिकल है संकटग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर है। इसके अंतर्गत कुछ आने वाली प्रमुख शब्दावलियां हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। यील्ड कर्व बॉन्ड से प्रतिफल की ग्राफिक रूप में यह एक प्रस्तुति है। सामान्य परिस्थितियों में जब कोई लंबी अवधि के लिए उधार देता है तो उसे अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। हालांकि ऐसा समय भी आता है जब यह बॉन्ड यील्ड कर्व उलट जाता है। इस स्थिति में लघु अवधि वाले बॉन्ड लंबी अवधि वाले बॉन्ड की तुलना में अधिक प्रतिफल प्रदान करते हैं। यह स्थिति यह संकेत देती है कि निवेशक भविष्य में कमजोर ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। यह स्थिति मंदी का संकेत देती है। सॉफ्ट लैंडिंग। अगली शब्दावली है सॉफ्ट लैंडिंग। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक शक्ति का सहारा लिया जाता है। यह मौद्रिक शक्ति अर्थव्यवस्था में विकास को धीमा कर देती है लेकिन मंदी की ओर नहीं ले जाती है। हालांकि जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयाँ मंदी लाती हैं तब इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। अगली शब्दावली है रिवर्स करेंसी वॉर। USA ने यानी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर की तुलना में अन्य मुद्राएं कमज़ोर हो गई हैं, जैसा कि आप भारतीय मुद्रा के संदर्भ में भी देख सकते हैं। अधिकतर देश अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए स्वयं ऐसा करते हैं। इसे करेंसी वॉर कहा जाता है। हालांकि डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्रा के कमज़ोर होने से कच्चे तेल का आयात भी महंगा होता है। इसके परिणाम स्वरूप देश अब यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि उनकी मुद्रा का डॉलर के मुकाबले बहुत अधिक मूल्यह्रास न हो। इसे रिवर्स करेंसी वॉर कहा जा रहा है। UAE को छोड़कर USA भारत के लिए रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। ये हमारा अगला आर्टिकल है। वर्ष 2020-21 में भारत को कुल रेमिटेंस का 23% अमेरिका से प्राप्त हुआ था। भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं उनकी हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 में 50% से अधिक थी। वर्ष 2021 में यह घटकर 30% हो गई। सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्तकर्ता राज्यों में महाराष्ट्र केरल से आगे हो गया है। रेमिटेंस स्रोत देश में हुए बदलाव के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। भारतीयों का विकसित देशों की ओर प्रवास बढ़ने लगा है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका की ओर प्रवास करने वालों में अधिक कुशल वाइट कॉलर कामगारों की अधिकता बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2021 में भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त हुआ। अगला आर्टिकल है नमस्ते योजना। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में स्वच्छता से संबंधित कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए। इसके अतिरिक्त सभी सफाई कर्मचारी की वैकल्पिक आजीविका तक पहुँच आसान हो। इसे लागू करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इस योजना को हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की जगह लागू किया जाएगा। इससे विशेष रूप से याद रखिएगा आप लोग। अगला आर्टिकल है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। इसकी अवस्थिति केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है। यह मंदिर जो है
स्थापत्य कला की चेर शैली, जो एक द्रविड़ शैली के अंतर्गत जानी जाती है, में निर्मित है। इस मंदिर में मुख्य देवता भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। इसे भारत में वैष्णववाद से जुड़े 108 पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला आर्टिकल है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला महापत्तन यानी मेजर पोर्ट बनेगा। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल का संबंध सार्वजनिक निजी भागीदारी से है। इस मॉडल में पत्तन प्राधिकरण विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है। वहीं पत्तन का संचालन निजी कंपनियों के हाथ में होता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नवी मुंबई में 1989 में इसकी शुरुआत हुई। कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट के रूप में यह विख्यात है। भारत में पोर्ट्स को भारतीय पत्तन अधिनियम यानी इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के अनुसार महापत्तन केंद्र सरकार के तहत और लघु पत्तन राज्य सरकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। अगला इसी के अंतर्गत है कि पत्तनों के लिए अन्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया गया है। सर्विस पोर्ट मॉडल पहला है। सर्विस पोर्ट मॉडल पत्तन प्राधिकरण के पास भूमि और सभी उपलब्ध अचल और सचल संपत्ति का स्वामित्व होता है। प्राधिकरण और विनियामक और पत्तन संचालन का कार्य भी करता है। इस तरह पोर्ट ट्रस्ट, लैंडलॉर्ड और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर दोनों इसी भूमिका में होते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला महापत्तन यानी मेजर पोर्ट बना। सपोर्ट पोर्ट मॉडल का हमने जिक्र कर लिया। टूल पोर्ट मॉडल का अगर हम चर्चा करें तो पत्तन प्राधिकरण के पास पत्तन की अवसंरचना का स्वामित्व होता है। वह इसे विकसित करता है और उसका रखरखाव करता है। उसकी इस भूमिका में कार्गो हैंडलिंग उपकरण जैसे क्रेन और फोर्कलिफ्ट ट्रक भी शामिल होते हैं। कारपोरेट पोर्ट मॉडल पत्तनों का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाता है, लेकिन स्वामित्व सरकार के अधीन होता है। सरकार बहुसंख्यक शेयरधारक होती है।